हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रदेश में गठबंधन सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है और बीते 1 साल में लिए गए कई फैसलों को गठबंधन सरकार ऐतिहासिक बता रही है। लेकिन सरकार अपने कार्यकाल को जितना शानदार बता रही है, विपक्ष सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल उठा रहा है। हरियाणा में गठबंधन सरकार का 1 साल पूरा होने पर सीएम मनोहर लाल ने सभी जिलों को विकास की सौगात दी और इन विकास कार्यों में बिजली, पानी, ओवरब्रिज और स्कूलों की परियोजनाएं शामिल हैं। गठबंधन के 1 साल के कार्यकाल पर हमारी ये रिपोर्ट आती है। मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस शपथ ग्रहण के साथ ही हरियाणा के राजनीति इतिहास में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार का नया सफर शुरू हुआ था। पीछे मुड़कर सरकार के 1 साल के सफरनामे पर नजर डाले तो प्रदेश में गठबंधन की सरकार ने मील के कई पत्थरों को एक दूसरे के सहारे पार किया। प्रगति और विकास के 1 साल के सफर में सरकार ने गठबंधन धर्म का पालन और लोगों की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले किए। भले ही इसके लिए कई बार सरकार को विपक्ष के कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा। अनुभवी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में नई सोच वाली गठबंधन की सरकार ने संतुलन बनाते हुए राज्य के विकास के लिए अहम फैसले लिए। गठबंधन सरकार का पहला साल राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों से भरा रहा। 1 साल के कार्यकाल में बीजेपी जेजेपी सरकार के 7 महीने कोरोना संक्रमण से मुकाबला करने में बीत गए। बाकी बचे 5 महीनों में भी कुछ खास कामयाबी नहीं हुई। बावजूद इसके सरकार ने पटरी से उतर चुकी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार की कोशिश की, जिसके लिए मनोहर सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए। आइए ग्राफिक्स के जरिए एक बार नजर डालते हैं गठबंधन सरकार की ओर से 1 साल में लिए गए फैसलों पर। प्रदेश के युवाओं को फैक्ट्रियों में 75% रोजगार की गारंटी। पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को 50% आरक्षण। जमीन की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार। 1 लाख नई सरकारी नौकरियां देने का फैसला। बाहरी कंपनियों को प्रदेश में लगाने के लिए तमाम सुविधाएं। सोनीपत पलवल रेल कॉरिडोर को मंजूरी। अच्छा काम करने वाली 100 महिला जनप्रतिनिधियों को स्कूटी। कोविड के चलते मंत्रियों की स्वैच्छिक ग्रांट में कटौती। प्रदेश में 1000 प्ले स्कूल और अंग्रेजी मीडियम स्कूल की घोषणा। SYL नहर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी। ये तमाम वो फैसले हैं जो सरकार ने बीते 1 साल में लिए। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। प्रदेश में गठबंधन सरकार के 1 साल पूरा होने पर सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर मनोहर सौगातों का पिटारा खोला। इस दौरान सीएम ने 308 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने हिसार में एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन करने के साथ ही कहा कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए आने वाले दिनों में और भी योजनाओं का संचालन करेगी। देखिए, उसकी ओर हम अग्रसर हैं और संयोग से हिसार एक ऐसा आइडियल प्लेस है जो हरियाणा के सेंटर में लगभग है। जमीन की बस यहाँ कोई कमी नहीं है। आपने ठीक कहा कि पानी की थोड़ी समस्या है, लेकिन वो पानी हम अंडरग्राउंड पानी तो जो एक सीमा है उसकी, हम नहरी पानी का अगर यहाँ विकास होता तो नहरी पानी का पूरा उपयोग यहाँ करेंगे और यहाँ इंडस्ट्री को भी लाएंगे। हम यहाँ एयरपोर्ट से जुड़ी हुई जितनी सुविधाएं हैं वो सब हम खड़ी कर ही रहे हैं। संयोग से दिल्ली से एक आइडियल डिस्टेंस है हमारा, बहुत अच्छा डिस्टेंस, बहुत दूर भी नहीं है, बहुत नजदीक भी नहीं है। 150 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है और दिल्ली का एयरपोर्ट अब कंजेस्टेड हो गया। उसकी कैपेसिटी जिसको कहना चाहिए वो पूरी फुल हो गई है। अब उसके बाद वो नए एयरपोर्ट ढूंढ रहे हैं। गठबंधन सरकार के शानदार 1 साल पूरा होने पर सीएम ने प्रदेश के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी।
सीएम की ओर से घोषित योजनाओं में खिलाड़ियों को विशेष सुविधाएं देने के साथ साथ कोरोना महामारी से निपटने और इससे बचने के लिए भी बड़ी योजनाओं का भी ऐलान किया गया। है उन पर वो जाके आता है तो उसको 5 लाख रुपया उसको मिलेगा। भर्ती में खिलाड़ियों का आरक्षण ये भी हमने किया है, तो इसमें भी काफी लोगों को तो क्लास 1 की भी नौकरी मिली है, ऊपर की नौकरी मिली है। सामान्य ग्रुप डी में तो ये आरक्षण शायद 10% है। कोविड की जो महामारी है उससे बचने का एक प्रयत्न सब लोग करें। कोविड आने के बाद उसका इलाज तो थोड़ा बहुत हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जिम्मे है, लेकिन कोविड ना आए ये इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, इसमें व्यक्ति को अपने आप ही करना पड़ेगा। गठबंधन सरकार के 1 साल को शानदार या बेमिसाल इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान लिए गए फैसलों, कृषि कानूनों समेत कई दूसरे मुद्दों पर विपक्ष के हमलावर होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार एक फैसले और एक मुद्दे पर कायम रही। इसके साथ ही अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आने वाले साल में भी गठबंधन सरकार की नीतियां प्रदेश के लिए मनोहर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और गठबंधन सरकार का ये 1 साल का कार्यकाल कैसा रहा, इसको लेकर के हम आगे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन जरा सबसे पहले आज का सवाल आपको बता दें। और आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सवाल ये कि क्या आप गठबंधन सरकार के 1 साल को बेमिसाल मानते हैं? यदि आपको लगता है वाकई में ऐसा हुआ है, हाँ के लिए आपको यस टाइप करना है, ना के लिए आपको नो टाइप करना है और जल्दी से हमें भेज देना है। और आपके द्वारा दिए गए जो जवाब हैं वो हम कार्यक्रम के आखिर में आपके साथ साझा करेंगे। और चलिए अब जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता भारत भूषण जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता वेणु अग्रवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जरा जल्दी से आगे बढ़ता हूं और भारत भूषण जी, सबसे पहले आपसे ही रिएक्शन ले रहा हूं इस पर। 1 साल का गठबंधन का ये कार्यकाल आप कैसे देख रहे हैं? कितना ये चुनौतीपूर्ण रहा? कितनी मुश्किलें इस 1 साल के अंदर आपके सामने आई, आपकी सरकार के सामने आई, और क्या क्या बड़ी उपलब्धियां इस 1 साल के अंदर आप मान रहे हैं? नमस्कार शुभेंदु जी। इस 1 साल में सबसे बड़ी जो उपलब्धि हमारी रही है वो ये रही है कि एक तो जो विपक्ष कहा करता था कि 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, साल भर तो टिकेगी नहीं। हमने पूरे प्रदेश को और खासकर विपक्षी दलों को ये दिखाया कि हमने और जनता जेजेपी ने जो गठबंधन किया था वो एक सैद्धांतिक गठबंधन था और दोनों दल इस प्रदेश के लोगों के हित के लिए, इस प्रदेश के प्रगति के लिए पूरी ईमानदारी और पूरे संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। तो लोगों में गठबंधन की सरकार के प्रति जो आस्था जगी है उसका परिणाम आपको अभी जो होने वाले बड़ौदा के उपचुनाव में दिखेगा। और जितनी भी योजनाएं इस दौरान सरकार लेकर के आई, हालांकि कोरोना काल के कारण बहुत बड़ी योजनाओं का लागू नहीं होने का कारण ये भी रहा है कि सरकारी तंत्र को खुल करके काम करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन इस दौरान जितने भी काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति को लागू करने का हो, शिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने का हो, महिला महाविद्यालय, स्कूल स्कूल्स को 1000 स्कूलों से इंग्लिश मीडियम को स्टार्ट करने का हो, ये बड़े बड़े फैसले शिक्षा क्षेत्र में हुए। किसानी के क्षेत्र में तो इतने बड़े फैसले हुए हैं कि पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है कि अगर ये फैसले किसानों के समक्ष पूरी अच्छी तरह से लागू हो पाते हैं तो विपक्ष कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता ये कहने के लिए कि हम किसानों के बहुत बड़े हितैषी रहे हैं या हितैषी होने वाले हैं। तो आज जितना भी काम भारतीय जनता पार्टी के और जेजेपी के गठबंधन ने किया है, लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है, 1 घंटे से कम समय तो इन्हीं फहरिस्तों को सुनाने में लग जाएगा। कहीं कोई ऐसा बिंदु विशेष आएगा तो उस पर मैं एक बिंदुवार जो है अलग अलग क्षेत्र में किए कामों की, यानी कि ये 1 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। वेणु जी, आपको क्या लग रहा है? ये 1 साल का जो कार्यकाल बेमिसाल बताया जा रहा है, आपका इस पर क्या कहना है? आप तो बार बार ये कह रहे हैं कि 1 साल में तो बहुत कुछ बदल गया, क्या बदला है? लेकिन जी, जो मेरे भाई भारत भूषण जी, शायद मैं नाम सही ले रही हूँ, भारत भूषण जी हैं? जी वेणु जी। जी, मेरी आवाज इको हो रही है, प्लीज इसको ठीक करवाइए।
ठीक है, वो टेक्निकल इशू जरा ठीक करवा लेते हैं, लेकिन बताइए आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, भारत भूषण जी कहते हैं कि सरकार नहीं गिरी 1 साल तक, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। यानी इनकी उपलब्धियां ये हैं कि ये सत्ता का सुख भोगते रहे, जनता जाए भाड़ में। आज आप जो हाल देख रहे हैं, जो बदहाली देख रहे हैं हमारे प्रदेश की, मंदी और तालाबंदी, ये प्रमुख उपलब्धियां हैं इस सरकार के राज में। और ये कितने खुश होकर इतरा कर कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं गिरी। आप अगर जरा सा भी जनता के बारे में सोचते तो आज जो हाल आपने हर वर्ग का किया है, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कर्मचारी हो, हर किसी को आज सड़कों पर लेकर आए हो, हर किसी की आंख में आंसू है और हर कोई बेहाल है, बदहाल है भाजपा के राज में। नहीं, कोरोना काल की आप बात करें, चलिए मैं इस पर रिएक्शन लूंगा। आप देखिए, अगर आप आंकड़ों पर मैं आगे आऊंगी। हाँ ठीक है, मैं आंकड़ों पर हम वापस आएंगे, मैं आपके पास लौटूंगा। जरा टेक्निकल इशू भी है, उसको भी जरा ठीक कर लेते हैं। लेकिन दलबीर जी, जरा मैं आपसे रिएक्शन ले रहा हूं। गठबंधन का ये जो 1 साल का कामकाज है, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? हालांकि इसमें शुरुआत में ही कहा गया कि कोरोना संक्रमण का काल रहा है, उससे बहुत हद तक परेशानियां जरूर आई हैं। जो आप काम करवाना चाहते थे वो शायद उतनी तेजी के साथ नहीं हो पाए हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? शुभेंदु जी, 1 साल ये मिला जुला हम कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे काम हम नहीं कर पाए, उनके भी कारण हैं। कुछ काम हम कर पाए, वो भी हम आपको विस्तार से बता सकते हैं। मैं कुल मिला के ये कहूंगा कि जिस तरह की ये विश्वव्यापी कोविड-19 पूरी दुनिया को तंग किया, उसमें हरियाणा भी अछूता नहीं है। बहुत परेशानियां रही, उसके बाद भी प्रदेश की जनता ने, विपक्ष ने, सरकार ने बहुत अच्छा करने की कोशिश की है। उसके अच्छे रिजल्ट भी हैं बहुत सारे। इसमें शुभेंदु जी, मैं आपको बताऊं, कोविड का टाइम में हमारे प्रदेश और देश में ये मान के चलो 70% के आसपास हमारे किसान भाई हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था उसने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं है। किसान भाइयों ने अच्छी मेहनत की, अच्छी फसल पैदा हुई। भाई सरकार ने भी उनका मिलकर साथ दिया। सरकार ने फसल खरीदने का, जिस तरह से मंडियां बढ़ाने का काम किया, पैसा बांटने का काम किया, प्रॉपर पैसा बांटने की कोशिश की, पूरी फसलें खरीदने की काम की। मैं आपको एक ध्यान थोड़ा सा दिलाना चाहूंगा, कॉटन की जिस तरह की फसल हमारे यहाँ कपास होती है, तकरीबन 8 जिले हमारे ज्यादातर कॉटन होती है। उसमें एक बड़ी उपलब्धि हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह करके ये कही कि हमारी जितनी कॉटन पैदा होती है आप सारी खरीदिए। नंबर 1। नंबर 2, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब हम हरियाणा को बनाना चाहते हैं। ये सरकार की तरफ से मांग रखी गई है। केंद्र शायद इसमें हमारी मदद करेगा। अगर ये हो गया तो बेरोजगारी में जो हमारा बढ़ती जा रही है, पढ़े लिखे बेरोजगार मैं कहता हूं हरियाणा में काफी है, उसमें डबल हमें फायदा होगा। एक तो 75% का जो हमारा बिल आने जा रहा है आने वाली विधानसभा के सत्र में, जो 5 तारीख से शुरू होगा। मैं फिर कहता हूं उपलब्धियां हैं पर उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। ये बिल्कुल मैं माफी के साथ कहूंगा। 5 से 7 महीने हमें काफी तकलीफ में रही है, परंतु अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ ये मानिए कारों की और बाइक की, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की बहुत है हरियाणा में, खासकर गुड़गांव की तरफ। ठीक है। वो हमने बढ़ोतरी की तरफ गए। पिछले 3 महीने का अगर डाटा उठाएंगे तो पिछले साल से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो कुछ बुरा समय अब ऐसा लग रहा है जाता हुआ नजर आ रहा है। मैं कहूंगा सरकार ने बड़े बड़े 2-4 काम अच्छे किए। लाल डोरे का, जैसे गांव में सबसे ज्यादा झगड़े होते थे, कौशिक भाई हमारे, हम सब गांव के रहने वाले लोग हैं, ये सब इस बात पर कहेंगे लाल डोरा कैसे खत्म हो और रजिस्ट्रियां कैसे हो, ये सरकार ने करने की कोशिश की। दूसरा, रिकॉर्ड में जमीन कैसे आए। रिकॉर्ड में जमीन आने का मतलब ये होता है किसकी कितनी जमीन है वो सरकार को भी, खुद को भी पता होना चाहिए मेरी जमीन कहां है और कितनी है, जिसमें कोई घोटाला ना हो। रजिस्ट्री घोटाले जिस तरह के होते थे, एक रजिस्ट्री 2 बार हो जाती थी, 3 बार हो जाती थी, लोग परेशान होते थे, वो भी खत्म करने की कोशिश की तरफ हम बढ़े हैं। तो हम ये कह सकते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में उतना काम नहीं हो पाया जितना हम करना चाहते थे, क्योंकि कोरोना की वजह से। ये बिल्कुल सही है। विपक्ष कह रहा है, मैं तो कह रहा हूं विपक्ष भी ठीक कह रहा है, उतने काम नहीं हो पाए, परंतु इन्होंने भी ये सोचना चाहिए क्यों नहीं हो पाए। हो पाने में मैं कहता हूं कृषि में हमें पूरी फसल हुई है, दोनों फसलें खरीदी गई हैं। एक फसल अब खरीदी जा रही है, एक पीछे आप सबको पता है अप्रैल के महीने में खरीदनी होती है, जो रबी की फसल जिसको हम बोलते हैं। खरीफ की फसल अब
हम किसानों की खरीद रहे हैं और दूसरे राज्यों से हम बेहतर पोजीशन पे है, रिकवरी रेट भी हमारा बेहतर और राज्यों से। इसके लिए मैं तो सरकार को और एक 1800 करोड़ का जो परियोजनाओं का जो उद्घाटन किया है, इससे प्रदेश की जनता का बहुत भला होगा। और विपक्ष के मेरे भाई बिल्कुल आप, मैं तो कहता हूं, बहन जी हमारी बोल रही थी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, तकलीफ हुई है इस 6-7 महीने जो कोरोना के रहे, इसमें हम वो काम नहीं कर पाए जो आशाओं के मतलब अनुरूप होना चाहिए था, थोड़ी सी कमियां रही हैं, जिसको हम रिकवरी अगले आने वाले समय में कर लेंगे। ठीक है, मैं जरा, हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी बहुत स्वागत है। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे ले लेता हूं, उसके बाद मैं योगेश जी से जरा सवाल लूंगा। लेकिन सुखबीर जी, आपको क्या लगता है, सरकार और गठबंधन का ये जो 1 साल का कामकाज है, आपको लगता है कि प्रदेश के लिए कुछ हुआ है, या आपके नजरिए में कुछ हद तक बहुत सारी और उम्मीदें थी जो होनी चाहिए थी प्रदेश के विकास के लिए? शुभेंदु जी, जो सरकार, जब इन्होंने सरकार गठबंधन में बनाई, उस वक्त इन्होंने न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रदेश के लोगों को देने की बात करी थी। आज बेहद दुखद स्थिति है, आज 1 साल पूरा हो गया है और जो काम कुछ घंटों का है और वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम तक भी जो ये गठबंधन पेश आज तक नहीं कर पाया, इससे बड़ी इस प्रदेश की जनता के लिए कोई विफलता नहीं हो सकती। ये मात्र कुछ घंटों का काम था। इसमें देखिए, मेरा ये मानना है कि दोनों के बीच में समन्वय की बहुत भारी कमी है। जिस प्रकार से अतीत में भी एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणियां हुई, निसंदेह वो समन्वय की कमी थी। इसी वजह से प्रदेश के लोगों की जो आकांक्षाएं थी, जो अपेक्षाएं थी, जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी को जो भी समर्थन मिला था, आज प्रदेश की जनता और प्रदेश का मतदाता आज अपने आप को कोस रहा है कि हमने किस सूरत में जननायक जनता पार्टी को वोट किया और किस सूरत में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। निसंदेह 85-95 तक 75-85 की बात करने वाले, इनका आईना सबके सामने आ चुका है। प्रदेश के सामने जिस प्रकार के विकल्प की और जिस प्रकार की राजनीति की इन्होंने बात करी थी, वो सारे के सारे इनके वायदे धराशायी हो चुके हैं। और जिस प्रकार से धनखड़ साहब अभी खरीद की बात कर रहे थे, मुझे तो अफसोस है इस बात का, जो सरसों पे भी 20 मिनट तक कैप लगाने वाले, जबकि 25 से 35 मिनट तक शर्तें होती है, और बाजरा पे भी 20 से, आज भी अनेक जगह इस प्रकार की चर्चाएं हुई कि कोई किसान जो 2 मन बाजरा वापस ला रहा है, कोई कितना बाजरा, ये किस प्रकार की खरीद की बात कर रहे हैं। इस प्रकार के जीरी के रेट है, इस प्रकार से नरमा कपास के रेट है। देखिए, कहने को सारी बातें बड़ी अच्छी अच्छी बताएंगे, करोड़ों की बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, धरातल पे कुछ नहीं है। आज प्रदेश का किसान निराश और हताश है। और जिस प्रकार से, चलिए एक जरा जल्दी से जवाब ले लेते हैं दलबीर जी से, उसके बाद योगेश जी। दलबीर जी जरा जवाब दे दीजिए। तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर जगह सरकार तुरंत विफल है। और 10 बड़े घोटाले प्रदेश में इस 12 महीने के दौरान हुए, देश और प्रदेश सब देख रहे हैं। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, जरा जवाब ले लेते हैं दलबीर जी। शुभेंदु जी, INLD के प्रवक्ता मेरे भाई सुखबीर, छोटे भाई, इनकी दुख होना जग जाहिर है, कोई गलत नहीं। चुनाव से पहले इन्होंने कोशिश की थी हर भगवा एक हो जाए, वो नहीं हो पाया, इनका तकलीफ वाजिब है। परंतु एक बात ये अच्छी कहते हैं, हमेशा कहते हैं, कैप की बात करते हैं। बिल्कुल कैप है, जो हमने बता रखी वो कैप है, पर इसका मतलब हम खरीद रहे हैं, ये तो हम मानोगे ना, कैप उसके अंदर हम खरीद रहे हैं। क्यों बार बार ये कैप की बात करते हैं? तो कैप का जो रेशो था वो हमने बढ़ाने का काम किया शुभेंदु जी, और कपास जैसी फसल को 100% खरीदने का काम किया, बाजरा की बढ़ाई, मैं कह रहा हूं सब चीजें बढ़ाई हैं। आप कैप की बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कैप है, परंतु इसका मतलब हम खरीद रहे हैं, कैप तक तो खरीद रहे हैं, तो जग जाहिर है, हमने कोई बात छुपा नहीं रखी, डर नहीं है वो बात, हम खरीद रहे हैं। ठीक है, और हम खरीदेंगे, दाना दाना खरीदेंगे, जो तय है वो दाना दाना खरीदेंगे। और मेरे भाई, आप तो दक्षिण हरियाणा के रामर, आप तो दक्षिण हरियाणा माज रहते हैं, यहाँ बाजरा सबसे ज्यादा होता है। 2150 रुपए बाजरा खरीदने का काम किया, या तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खरीदा था 2002 में, या जेजेपी और बीजेपी की सरकार। 2150 रुपए बाजरा हिंदुस्तान में कहीं नहीं मेरे भाई। ठीक है, मैं आप सुखबीर जी, आप वापस आऊंगा आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जरा योगेश जी, ये 1 साल के कामकाज को आप कैसे देख रहे हैं? आप गठबंधन का जो कामकाज रहा 1 साल के अंदर, आपको लगता है कि जो फैसले लिए हैं उसमें कुछ और चीजें और शामिल होनी चाहिए थी? देखिए, हालांकि आपके नतीजे तो मैं जो बोलूंगा उसके उलट आने वाले हैं, मुझे ऐसा यकीन है। पर मैं एक चीज मान के चलता हूं कि ये जो 1 साल को जो आप एनालाइज कर रहे हैं, ये बहुत ही जल्दी है मेरे हिसाब से। उसका रीजन मैं बताता हूं कि सबसे पहले तो क्लियर मेजोरिटी, क्लियर मैंडेट बीजेपी का नहीं आया, तो बीजेपी के साथ जेजेपी गई, वो नेचुरल एलाइज हैं इनके,
वो चाहे और लोग जो मर्जी बोलते रहे, नेचुरलाइज हैं वो, ठीक है। वो उनके साथ गई तो फिर उन्होंने मिलकर सरकार बनाई। अब बनाने के बाद फिर वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो बात कर रहे थे तंवर साहब, वो इनका बनना था सारा का सारा, उस लाइन ऑफ एक्शन पे चलना था। लेकिन होता क्या है कि जैसे आज के मतलब आज 1 साल के करीब हुआ है इनको 1 साल करीब लगभग, तो उसके जनवरी मतलब नवंबर और दिसंबर छोड़ दें तो जनवरी से कोविड का शोर होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर फरवरी मार्च में तो कोविड आ ही गया था। तो मैं इसको एनालाइज करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि 5 साल का समय जो इनको दिया गया है उसमें अभी तक कुछ भी इन्हें टाइम ही नहीं मिला मेरे हिसाब से। यानी कि अभी शुरुआत नहीं हुई। अभी शुरुआत मैं मान के ही नहीं चलता। अभी तो ये समझो कि नेट प्रैक्टिस इन्होंने की है, और इसमें जो उसमें 2-3 चीजें हैं, उन 2-3 चीजें जो मुझे अच्छी लगी। उनमें एक तो धनखड़ भाई जो कह रहे थे, जो उस वक्त कोविड के वक्त जो फसलें खरीदी गई वो वाकई प्रशंसनीय स्टेप रहा, और उसमें अच्छे तरीके से किया इन्होंने। नंबर 2, हम अपने पड़ोसी राज्य को अगर देखते हैं, दिल्ली को अगर देखें और हरियाणा को अगर देखें, तो हरियाणा में मतलब मैं ये नहीं कह सकता, स्थितियां दोनों की अलग अलग हैं। हरियाणा में कोविड का जो मामला है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर मतलब शोर और मतलब परेशान करने का विषय था, उसमें हरियाणा बहुत सक्सेसफुल रहा है और अभी तक भी है। तो मैं इसके इन 2 चीजों के लिए तो इनको बधाई देता हूं। यानी कि इस वक्त सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही कि कोरोना संक्रमण के दौर में कैसे अपने सरकार ने टैकल किया। बिल्कुल देखो कोविड में हमारा हरियाणा लगभग अछूता है, लगभग। मतलब मैं इसको बहुत वो नहीं, क्योंकि इसी वक्त सरकार बनी थी महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र के अंदर कोविड का हाल देख लीजिए, एक ही तो समस्या ही है अभी हमारे सामने, और हरियाणा का देख लीजिए। तो दोनों को कंपेयर अगर करते हैं तो हरियाणा में बहुत खूबसूरती से टैकल किया गया। अब हालांकि विरोधी लोग मतलब जो भी लोग बोलेंगे वो घोटालों की, घपलों की, काम नहीं हुआ, उनकी बातें करेंगे, बट इट्स टू अर्ली, बहुत जल्दी है ये। ठीक है। 1 साल में मैं इसको 1 साल ही नहीं मान रहा हूं, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 महीने मान सकता हूं। ठीक है। तो उन 3-4 महीने में जो भी इन्होंने किया या जो भी मेन समस्याएं आई, जो इन्होंने करना था वो तो करा, या करेंगे ही, आगे भी करेंगे, पर जो इतना जो काम हुआ है ये वाकई प्रशंसनीय। ठीक है। वेणु जी जरा जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं उसके बाद भारत जी के आपके पास आता हूं। लेकिन वेणु जी, आपको लगता है कि सरकार के पास जो 1 साल का कार्यकाल है उसमें कुछ ही महीने का ज्यादा टाइम था, उसके बाद क्योंकि कोरोना संक्रमण का काल था। एक सवाल तो ये, और दूसरा ये कि किसी भी सरकार ने कोरोना संक्रमण के इस दौर में कैसे काम किया, दूसरा सबसे बड़ा पैमाना यहां पर यही देखा जाएगा। वेणु जी। ये लोग बार बार कोरोना की बात करते हैं, वो हम सबको जग जाहिर है कि कोरोना आया और महामारी के रूप में आकर सबको बहुत परेशान किया। लेकिन सरकारें गिरा सकते हैं, सरकारें बना सकते हैं, समय से पहले चुनाव करा सकते हैं, कोरोना टाइम में सब बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन जनता की सेवा नहीं कर सकते, जनता के सुख का काम नहीं कर सकते, जनता के हित का काम नहीं कर सकते। नहीं तो कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हुआ? आप ये बताइए ना कि आपको सरकार से ये उम्मीद थी 1 साल के इस कार्यकाल में सबसे पहले सरकार को ये करना चाहिए था जो नहीं हुआ, आप उसके बारे में बताइए। आपको कहीं ये लग रहा है कि सरकार को 1 साल के अंदर सबसे पहले कर रही हूँ। मेरे जजपा के भाई ने अभी खुद कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई काम नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री मेरे अपने तो खुद मान रहे हैं ना कि कोरोना संक्रमण काल की वजह से ऐसा हुआ। अपने तो फिर अपने ही होते हैं, चाहे विपक्ष में है वो। जजपा के मेरे भाई कहते हैं कि विपक्ष बिल्कुल सही बात कह रहा है। बहुत मैं उनकी प्रशंसा करती हूं, उनकी प्रेज करती हूं कि उन्होंने सच बात कही कि विपक्ष आज जो रोना रो रहा है, विपक्ष आज जो हल्ला मचा रहा है, वो गलत नहीं मचा रहा, वो जनता के लिए मचा रहा है कि भाई तुम कोरोना काल में जनता का ध्यान रखो। कितनी बुरी तरह से यहाँ बेरोजगारी का आप देखिए कि आलम है, महंगाई आप देखिए कहां जा रही है, और जितने ये लोग वायदे करते हैं कि 75% हम नौकरियां देंगे प्राइवेट सेक्टर में, तो नौकरियां देना तो बहुत दूर की बात है भाई, इन्होंने तो सबको निकाल ही दिया। और निकालने की बात मैं आंकड़ों के साथ आपसे बात करूंगी, अगर आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कितने लोगों को इन्होंने निकाला। साथ में वेणु जी आप ये भी बताइएगा कि राजस्थान में कितनी नौकरियां गई, वैकेंसीज पड़ी है, पंजाब में कितनी नौकरियां गई और कितना रोजगार उसके बाद मिला है। अब अगर आप मुझे 1 मिनट का समय देते हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कितने लोगों को बिल्कुल गलत तरीके से निकाला गया। देखिए 1983 पीटीआई टीचर्स को निकाल दिया गया इस सरकार के राज में, इसी 1 साल के अंदर अंदर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 1400 ठेके पर रखे कर्मचारी निकाल दिए गए।
2500 क्लैरिकल से डाटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिए गए। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से 70 कर्मचारी निकाल दिए गए। 1518 ग्रुप डी से स्पोर्ट्स कोटा वाले कर्मचारी निकाल दिए गए। हैफेड से 600, टूरिज्म से 350 और 30 एक्सटेंशन लेक्चरर्स को निकाल दिया गया। अब देखिए कि ये रोजगार कहाँ दे रहे हैं। बात करते हैं आंगनवाड़ियों की, बात करते हैं सड़कों की, बात करते हैं, अरे भाई रोजगार दीजिए। कोई लोग सड़कों पर चल के इसको विकास तो नहीं कहेंगे। चलिए ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेता हूँ। भारत जी जरा जवाब दे दीजिए। आप विपक्ष तो ये कह रहा है कि आप रोजगार देने की बात कर रहे थे, आपने तो रोजगार छीन लिए। हाँ भारत जी। जी शुभेंदु जी, अवसर दीजिए। शुभेंदु जी, जब भी नई सरकार बनती है तो 5 साल के लिए बनती है और अमूमन सरकारें 5 साल के पहले साल में अपना फ्रेमवर्क तैयार करके वो अपनी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करती है। उस पर इम्प्लीमेंटेशन अगले 3 साल में होता है और अंतिम समय जो होता है वो समअप करने का होता है कि अपनी योजनाओं को समेट करके अगले आने वाले चुनाव के लिए तैयार हो जाए। हमने क्या किया था, इस चुनाव से 6 महीने पहले भी, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण भी सुने होंगे, 6 महीने पहले ही हमने ये तैयारी कर दी थी, क्योंकि हमें इस प्रदेश की जनता ने पिछले 5 सालों में जो प्यार दिया और जो हमने काम किया उसके परिणाम स्वरूप निश्चित था कि दोबारा हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो 6 महीने पहले हमने अपना फ्रेमवर्क तैयार कर लिया था। इसी कारण से ये संभव हुआ है कि कोरोना के 7-8 महीने कोरोना काल के होने के बावजूद जो हमने योजनाएं पहले शुरू करने का काम कर दिया था। तो इसका मतलब भारत भूषण जी, इसका मतलब ये है कि हम ये माने कि कार्यकाल के आखिर में ही जो आपने वादे किए थे वो तभी जाकर के पूरे होंगे। अभी तो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि 1-2 साल तो कुछ भी नहीं होने जा रहा। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि इसी दौरान जो है, जैसे ही हम सरकार में आए तो जैसे अभी योगेश जी ने भी कहा 3 या 4 महीने अधिकतम जो है हमें मिले थे। और क्योंकि गठबंधन की सरकार थी तो एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो लेकर के भी तय करके आगे बढ़ना था कि दोनों दलों के जो प्राथमिकताओं पर जो भी एजेंडा है उसको लेकर के चले। चाहे 75% हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात हो, चाहे किसानों की आय को किस प्रकार से दुगना किया जा सकता है उसमें आगे बढ़ने का काम हो, हमारी सरकार ने उसमें पहल की और काम शुरू किया। कोरोना काल के कारण जो नहीं है और इसका नुकसान जनता को झेलना पड़ रहा है। भारत जी, यही तो विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता यही कह रही है कि आपने वादा किया था कि रोजगार देंगे, उदाहरण देखिए, आपने वादा किया था कि रोजगार देंगे, लेकिन आपने तो नौकरियों से निकाल दिया। वो तो बता रही है फिर इसके साथ 85,000 सुनिए तो सही साहब, 85,000 पीपीई किटें और 40,000 प्रतिदिन M19 फेस मास्क बना करके हरियाणा प्रदेश ने यह साबित कर दिया कि हम स्वास्थ्य सेवाओं के इम्प्लीमेंटेशन में भी आगे रहे और हरियाणा प्रदेश को पूरे देश में इस बात के लिए सराहा गया है। जिस प्रकार से 28-29 हजार, मैं यमुनानगर का फिगर बता रहा हूँ, यमुनानगर में मैं रहता हूँ, 28 से 29 हजार प्रवासी मजदूरों को यहाँ से बसों से ट्रेनों से उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। 2-2.5 महीने लगे उसमें काम करते हुए। वो सरकार की उपलब्धियां ही हैं कि हम उनको भी अपने साथ जोड़ पाए। तीसरी बात, अभी बहन जी कह रही थी रोजगार के बारे में। 1983 जो पीटीआई नौकरी से निकाले गए, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, वो क्यों निकाले गए? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भर्ती जो है वो निरस्त कर दी गई थी। क्यों निरस्त कर दी थी? क्योंकि 2010 और 12 में जो भर्ती इनके कार्यकाल में हुई थी वो उसमें इतनी बड़ी धांधली पाई गई थी कि कुछ लोगों ने तो फॉर्म नहीं भरा था, उनको अपॉइंटमेंट दिया गया कांग्रेस के द्वारा। कुछ लोगों ने मैट्रिक पास नहीं किया था, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी उसके बावजूद वो सिलेक्ट किए गए। कुछ लोगों के जाली सर्टिफिकेट पकड़े गए हरियाणा से। वेणु जी जरा जवाब दे दीजिए। वेणु अग्रवाल जी, भविष्य को जो है, क्योंकि इनकी सरकार ने कभी उनकी पैरवी की ही नहीं। ये कोर्ट के ऊपर आपने जो सवाल उठाया था कि बेरोजगार कर दिया, इतने लोगों को नौकरी से हटा दिया, अब ये साफ हो गया कि क्यों हटाया गया, क्यों हट गए वो नौकरी से। रोजगार देने में आप लोग क्यों विफल रहे हैं? नहीं, अब ये साफ हो चुका है ना कि क्यों हटे वो नौकरी से। देखो रेणु जी बीच में बोल रही तो इस बात का वेणु जी तो कोई फायदा नहीं है। मेरी बात को उत्तर भारत जी ठीक है। नहीं, मैं जरा एक सवाल यही कर रहा हूं कि आपने जो सवाल किया था वेणु जी सरकार से कि उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, लेकिन अब तो आपको ये साफ हो गया ना क्यों निकाल दिया, क्यों निकाला, कैसे निकाला, ये तो अब साफ हो गया ना।
वेणु अग्रवाल जी, सरकार का काम है जनता को रोजगार देना। लगता है कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, जरा उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ योगेश जी से, फिर उसके बाद आगे। एक्चुअली क्या है कि जो अभी मैडम बोल रही हैं वो ठीक कह रही हैं कि हाँ रोजगार वगैरह, लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, दुष्यंत भाई ने सुखबीर जी आता हूं आपके पास भी। चुनाव के समय दुष्यंत जी ने कई बातें कही थी, जिनमें से रोजगार भी उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था, ठीक है, और उन्होंने अपनी तरफ से वो अपने हमारे अंबाला में जो कि एक मिक्सी में और साइंस में एशिया में सेकंड मार्केट होती थी, आज वो लुट चुकी है, आज वो खत्म हो चुकी है। तो व्यापारी बेचारे तंग हैं, किसान तंग हैं, कर्मचारी को तो ये निकाल ही रहे हैं। अब देखिए जनता का कौन सा वर्ग खुश इन्होंने किया है। अभी आज ही जो बल्लभगढ़ में जो कल घटना हुई, एक बेचारी लड़की पेपर देकर बाहर निकली और सरेआम उसकी हत्या हो गई। अब देखिए अपराध को तो यहाँ बढ़ावा मिल रहा है। और अगर आप बात करते हैं स्वास्थ्य की, वो भी मैं अभी आपको हाल ही की बात बताऊंगी कि आज कैंसर में सिविल हॉस्पिटल में एक बेड पर 3 महिलाओं की डिलीवरी इकट्ठी हो रही है। तो क्या अब कोरोना नहीं है? आप लोगों की सरकार का क्या इंतजाम है जनता के लिए? आप केवल ये बता दीजिए कि जनता के लिए क्या इंतजाम आप लोगों ने किए हैं। आप कैसे उनके सुख की बात सोचते हैं? आप केवल अपनी सत्ता की बात सोचते हैं। आप कहते हैं कि हमारी तो सरकार ही नहीं गिरी 1 साल तक, आप केवल इसी में खुश हैं। जनता जाए भाड़ में आपकी तरफ से। नहीं वेणु जी, भारत जी तो जवाब दे रहे हैं ना, भारत भूषण जी जवाब दे रहे हैं। कांड हुआ है उसमें कांग्रेस के नेता का भतीजा संलिप्त पाया गया, उसने ये कांड किया है। देखिए चाहे उसमें जो भी संलिप्त हो, हम उससे कोई वो नहीं रखते, हमें अपराधी पकड़े जाने चाहिए। आप ये देखिए हरियाणा की बात तो छोड़िए, आप यूपी में देख लीजिए कि क्या बुरा हाल है, कैसे लड़कियों के साथ अपराधी पैदा करना बंद कीजिए ना। अपराध हुआ, आप अपराधियों को संरक्षण देते रहे हैं, उनको पाला पोसा इतने वर्षों तक आपने, उसी का परिणाम है कि समाज इस तरह बढ़ता चला जा रहा है। नहीं ठीक है, चलिए मैं जरा आगे बात कहाँ पे है कि ये प्रॉब्लम कहाँ है। मैडम बातें ठीक कह रही हैं, मैं उनसे सहमत हूँ, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। अभी लेकिन एक चीज को समझो आप, कुछ वादे किए गए चुनाव में, दुष्यंत भाई ने भी किए, है ना, हमें उनसे बहुत उम्मीद भी है और थी, लेकिन हुआ क्या कि जो आप जैसे इंप्लीमेंट करने की दिशा में बढ़ने वाले थे, तो प्रायोरिटीज बदल गई आपकी, कोविड के आते ही प्रायोरिटीज बदल गई, तो लाइन ऑफ एक्शन सारा का सारा बदल गया। तो लाइन ऑफ एक्शन बदल गया। अब एक चीज मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूं, जो भारत भूषण जी कह रहे थे, जब हमारा देश जीडीपी -23 पे पहुंच गया तो हरियाणा ने फिर भी सर्वाइव कर लिया। ये देखो, तो ये जॉब्स जाने ही जाने थे। अब लेकिन मुझे ऐसा भरोसा है कि जैसे ही अब ये खतरा खत्म होता जा रहा है, वैसे ही पटरी पे जैसे ही आने लगेगा सारा का सारा, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हमारे गुड़गांव की हैं, यहाँ पे आप देखना रोजगार दोबारा से पैदा होंगे। ठीक है सुखबीर जी, जरा जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद मेरे को ब्रेक पर जाना है, जल्दी से रिएक्शन कुछ कहना चाहिए। इस प्रकार से मैंने 20 मन की कैब की बात करी, हमारे भाई दलबीर धनखड़ जी ने कहा कि हमने कैब बढ़ा दी है। देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसी वक्त से बाजरा पे और सरसों पे 20 मन की कैब है, 1 ग्राम की भी इन्होंने कोई छूट नहीं दी है। तो झूठा प्रचार करना विनम्र निवेदन है कि बंद करें। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बात कर रहे थे, देखिए हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने इन्होंने जब गठबंधन की सरकार का गठन किया, उस वक्त बहुत ढोल नगाड़े बजा के कहा था कि हम बहुत जल्दी न्यूनतम साझा कार्यक्रम पेश करेंगे। निसंदेह ये सच्चाई की बात ये है, देखिए कोविड था, कोविड में इनको कार्यक्रम बनाने से कौन रोक रहा था? निसंदेह ये बहुत बड़ी विफलता है ना भारतीय जनता पार्टी की। चलिए ठीक है, इन दोनों ही मामलों पर जरा जवाब ले लेंगे, जवाब ले लेते हैं। जननायक जनता पार्टी से सवाल ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए जरा रुक जाते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आते ही दलबीर जी आपसे इन दोनों ही मामलों पर जरा जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, लेकिन 1 साल का जो कार्यकाल है सरकार का कैसा, उसी को लेकर के हम यहां बात कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सुखबीर तंवर जी ने कई सवाल यहां पर उठाए और अब जरा जवाब ले लेते हैं। दलबीर जी, कैब को लेकर के बार बार यहां शिकायत कर रहे हैं सुखबीर तंवर जी, और ये कह रहे हैं कि साझा आपका कार्यक्रम आना था, लेकिन उसको लेकर के बार बार परेशानियां वो बता रहे हैं। आपका एजेंडा ही समझ में नहीं आ रहा कि आपका एजेंडा क्या है, आने वाले सालों के अंदर सरकार क्या काम करेगी। कम से कम साझा कार्यक्रम के जरिए ये तो साफ होता है ना
सर मैं फिर कहता हूं, सुखबीर भाई छोटे भाई हैं, हमने बहुत इकट्ठा काम किया है। मैं उनके आरोप नहीं लगा रहा वो गलत करें, बिल्कुल गलत नहीं करे, पर मेरी सुनो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कैप जो है धान पे हमने बढ़ाने का काम किया, 25 क्विंटल से 33 क्विंटल कर दी। कॉटन जो है 25% खरीदी जाती थी टोटल पैदावार का, 100% कराने का काम किया है। मेरे भाई आपको समझ में आना चाहिए, इतने बुरे समय में हमने कुछ बढ़ाया घटाया कुछ नहीं है, पिछली बार से इस बार बढ़ाया, आने वाले टाइम और अच्छा करेंगे, किसानों को कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसे काम करेंगे। और हमारी बहन जी ने मेरी एक बात पकड़ ली, जो मैंने बेसिक बात कही वो नहीं आई उनकी समझ में। वो कह रही जजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई कुछ होया ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं 1 साल में जो होना चाहिए था वो इसलिए नहीं हो पाया। कोविड के 7 महीने आप एक तरफ करो, 5 महीने में काम करने का मौका मिला, ढंग से हम काम नहीं कर पाए। शिक्षा में स्वास्थ्य में उतना काम नहीं हुआ जितना हमें करना चाहिए था। जहां तक हमारी बहन ने अपराधियों को पकड़ने की बात करी, बहन जी को मैं बताना चाहूंगा, अपडेट रहा करो बहन जी, अपराधी पकड़े गए हैं। जो आपने फरीदाबाद की बात की थी, आपने कहा अपराधी नहीं पकड़े गए, अपराधी पकड़े गए हैं, वो पता भी लग गया कौन है। मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा, कांग्रेसी हैं वो किसी और पार्टी के, मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा। जहां तक बात सरकार की, मैं फिर कहता हूं सरकार ने बहुत अच्छे काम करने का काम, टेक्नोलॉजी को अपनाने का, मैं कह रहा हूं युवा दुष्यंत चौटाला और तजर्बेकार मनोहर लाल खट्टर जी, दोनों का डबल इंजन जो है वो इसी बात पे टेक्नोलॉजी को हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि भ्रष्टाचार भी कम और काम कम समय में ज्यादा हो, और हमारे बच्चे जो हैं आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, ट्रेनिंग लें, ताकि इंडस्ट्रियों में अब आने वाले समय में जब 75% का हमने वायदा कर दिया और आने वाले विधानसभा सत्र में हम वो पास कराने जा रहे हैं, उसमें हमारे नए बच्चों को काम मिले, यही तो हम चाहते हैं और इस दिशा में हम लगे हुए हैं। सुखबीर तंवर जी का मैं कह रहा हूं, फिर कहता हूं, कैप है भाई, बिल्कुल है, बाजरे में भी है, जो आपने कही उसमें भी है, सब में है, परंतु कैप का मैंने बताया धान में और कपास में हमने बढ़ाने का काम किया, मैं ये बताना चाहता हूं। ठीक है वेणु जी, ये किसानों को लेकर के बार बार आप भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि हमने तो किसानों के लिए बहुत किया। जैसे कपास के मामले पर भी उन्होंने कहा कि अब 100% की खरीद हमने कर दी और एमएसपी के आधार पर करी है, तो इसमें अब परेशानी क्या है? आप कह रही हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आप कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने किसानों के लिए बहुत किया, जब ये 3 अध्यादेश 3 काले कानून लेकर आए, उसके हिसाब से किसान अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकता है। और उधर से इन्होंने हरियाणा में पोर्टल शुरू करा है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसमें अगर पंजाब का किसान हरियाणा में आता तो वो उसकी सुनवाई नहीं है। आज राम की फसल बिकेगी, कल शाम की फसल बिकेगी, परसों मनोज की फसल बिकेगी, यानी कि अपनी फसल को काट के जब तक उनका नंबर नहीं आएगा तब तक वो कहां स्टोर करें, वो किसान की सिरदर्दी है, सरकार को उससे कोई लेना देना। वेणु जी आप क्या चाहती हैं, पहले हरियाणा के किसानों को फायदा मिलना चाहिए या बाहरी राज्यों को? किसान को बरगला रहे हैं। और देखिए किसानों ने जजपा को वोट दिया था, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप क्या चाहती हैं? अगर आप हरियाणा से हैं तो आप क्या पहले ये नहीं चाहती कि हरियाणा के किसानों को सबसे पहले फायदा मिले? क्या आप ये चाहती हैं, या आप ये चाहती हैं कि पहले पंजाब के किसानों की फसल खरीदी जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा क्या, हम पूरे देश के किसानों के हित में हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा प्रदेश हरियाणा है, तो हरियाणा के किसानों को फायदा मिलना चाहिए। लेकिन इस सरकार के राज में वो फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं जरा दलबीर जी से रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं जरा भारत जी आपसे भी जवाब लूंगा इस पर। ये बार बार कह दिया जाता है कि बाहरी राज्यों के किसानों के लिए आपने रास्ते तो बंद कर दिए, लेकिन शायद वेणु जी मैं इस पर जवाब अगर दूंगा तो शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन एक चीज तो पहले से ही ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जब कहा गया है कि आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए, आप रजिस्टर कराइए, सबसे पहले हरियाणा के किसानों का खरीदा जाएगा, उसके बाद अगर उन्होंने भी रजिस्टर किया है किसी बाहर के राज्य से किसी किसान ने, तो उनका भी खरीदा जाएगा। दलबीर जी बाकी जवाब दे दीजिए आप। हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बहन जी ने एक आज अच्छी बात कही है, मैं इस बात से खुश हूं, उन्होंने दिल खोल के बात रखी है। आज ऐसी ही हालत हो गई है बहन जी, ऐसा आप समस्या क्यों पैदा कर रहे हैं? आप पंजाब को ऐसा राज्य बनाइए जब आपकी वहां सरकार, आप राजस्थान को ऐसा राज्य बनाइए ना, हरियाणा वाले लोग वहां जाएं। ये तो आप मान गए हरियाणा पंजाब और राजस्थान से अच्छी तरह फसल खरीद रहे हैं, चलो ये बात आज आपने मानी, ऑन रिकॉर्ड मानी, प्लीज आप मौका दो बोलने का, मैं आपके बीच में नहीं बोला बहन जी, बहन जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, नहीं जो आप आरोप लगा वो ठीक है, एक बार सुनो तो प्लीज आप सुनो तो। बहन जी आपने जो बात रखी है आप मान गए हैं, पंजाब और राजस्थान में सरकार उस तरह से फसल नहीं खरीद पा रही जिस तरह हरियाणा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वैसे तो सुमेंदु जी ने बता दिया, जब हम एक ही राज्य में सारी फसल ले आएंगे तो रखने की बड़ी दिक्कतें हैं, खरीदने की, रखने की, ये इसलिए किया गया है आप फसल का ब्यौरा दीजिए, आपकी ओके हो जाएगी, दूसरे राज्य से आप ला सकते हैं नए कानून के हिसाब से। परंतु हरियाणा सरकार ने एक मैं कह रहा हूं माइलेज तय की है, आप कृपया करके हरियाणा का दाना दाना खरीदेंगे, उसके बाद बाहर के राज्यों का भी खरीदेंगे अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराता है तो। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो है ना, असल में ये बातें तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैडम जो बोल रही हैं
ये जो किसानों वाला मामला है ये बड़ा सीरियस है। इसमें सीरियस प्रॉब्लम कहाँ आती है वो बता रहा हूं मैं। जो अभी सुखबीर भाई भी बोल रहे थे, आप मान लो वो तोल के तो लेके नहीं जाता है किसान, जाके जब उसने अपनी फसल दी और उसमें से मान लो कुछ बच जाती है, वो जो वापस लेके आनी पड़ती है उसको, तो उसे परेशानी होती है। तो ये जो परेशानियां हैं इसकी ये सारी की सारी ड्यूटी सरकार की बनती है कि कैसे इसका एक सिस्टम बनाएं कि भाई उसको परेशानी ना हो। तो ये सारी की सारी चीजें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी होमवर्क बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। और जो ये कानून की जो बात हो रही है, कानून पे तो लड़ाई चालू है ही है। कानून पे तो जो आपका सर्वे आया था उसमें 70% किसान नाराज है ही है। तो उसमें तो मतलब उसको इन्हें नए सिरे से एक बार रीथिंक करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है भारत भूषण जी, वन नेशन वन मार्केट की बात होती है तो पंजाब के किसान, जो कि वेणु जी कह रही हैं कि अगर पंजाब से कोई किसान आता है हरियाणा में फसल लेकर के, तो उनको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए शुभेंदु जी, मैं 2 बिंदुओं पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो किसानी वाले मामले पर और दूसरा कोरोना वाले मामले पर। किसानी वाले मामले पर इनका चरित्र देखिए, धान और गेहूं को अगर छोड़ दें तो हरियाणा प्रदेश में 2013-14 के समय में कपास का एमएसपी रेट था 3700, आज हम दे रहे हैं 5825। सरसों का रेट था 2950, हम दे रहे हैं 4650। बाजरा 1250 था, हम दे रहे हैं 2150। और इनके जहां सरकार कांग्रेस की पंजाब में है, इनमें से किसी भी फसल पर वो एमएसपी नहीं देते हैं और ये चाहते हैं कि किसान पंजाब से आकर के हरियाणा में बेचे और उसको प्राथमिकता मिल जाए। तो पहले तो अपने प्रदेश के किसानों का जितनी फसल है, अगर हम उसको पूरी 100% उठाने में सक्षम हो पाएंगे तभी हम दूसरे किसान को देंगे। दूसरा, ये जो बिल का विरोध कर रहे हैं उसी का पक्ष भी कर रहे हैं दूसरी तरफ से, कि बाहर के प्रदेशों के किसानों को यहाँ पर फसल बेचने के लिए छूट होनी चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि कानून गलत है। जब हमने एक नेशन एक मार्केट को पोर्टल के माध्यम से जोड़ दिया तो अपने हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल उठाने के बाद हम तो कह रहे हैं कि आप पोर्टल पर आइए, आपको रेट सूट करता है, बेचिए उसको। फिर इस बिल का विरोध क्यों? दूसरी तरफ जितना हमने एमएसपी का दाम बढ़ाया है, इनके कार्यकाल में 6 साल में उतना से कई गुना ज्यादा हमने 6 साल में बढ़ा दिया। दूसरा, जो कोरोना पर मैं दोहरे चरित्र की बात कर रहा था, इन्होंने शोर मचाया था कोरोना शुरू होते कि राहुल गांधी जी ने तो जनवरी में ही अपना लोकसभा में कह दिया था कोरोना आने वाला है। मैं चाइना से कोरोना की बात चल पड़ी है, देश को सतर्क होना चाहिए था, सतर्क नहीं हुआ। अब क्या कहते हैं, बीच में जब कोरोना काल चला, लॉकडाउन लगने लगा, तो इन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी ने नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम क्यों आयोजित किया था? जनता को जब अलर्ट आ गया था तो जनता की फिक्र क्यों नहीं की? नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया था जनवरी में? हरियाणा प्रदेश, आप देखिए हरियाणा की भौगोलिक स्थिति, दिल्ली से के आसपास से लाखों लोग रोज हरियाणा आते जाते रहे हैं, आते जाते रहते थे। अगर उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के बॉर्डर्स को सील न किया होता, पंजाब में जहां विदेश से बहुत लोग आया जाया करते थे, आते जाते रहते, उसको सील न किया होता, हरियाणा की स्थिति दिल्ली जैसी हो गई होती। तो हरियाणा को, प्रदेश की जनता को बचाना कोविड के समय पे प्राथमिकता था। और ये अब मैं दावे से कहता हूं कि कोई भी सरकार हो, उसको अपनी योजनाओं को पहले वर्ष में तो धरातल पर ला करके उनको स्ट्रीमलाइन में लाना होता है। अब तो 1 साल पूरा हो गया, लेकिन भारत जी मैं अभी पूछ रहा हूँ, रिजल्ट आना शुरू ठीक है, अब अगला एक्शन क्या है, आगे की रणनीति क्या है सर, आगे क्या प्लानिंग है? आगे की रणनीति यह है शुभेंदु जी कि अब कोरोना अपना अपना धीरे अंत समय पर आ गया है, सबको लगने लगा है कि अब जाने वाला कोरोना है, और धीरे धीरे, क्योंकि मैं एक बड़े इंडस्ट्रियल टाउन से हूं, यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री शुरू हो गई है। जो लोग प्रवासी मजदूर गए थे अपने घरों से आ गए हैं, और बहुत जल्दी और भी पहले 25% फैक्ट्रियां शुरू हुई थी और उतनी कैपेसिटी पे हुई थी, आज वो 50% से आगे चली गई है। इसलिए इकोनॉमी भी बढ़ने जा रही है, और जितनी सब्सिडीज का अनाउंसमेंट सरकार ने किया है, 22,000 करोड़ रुपए का, 60 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज पूरे देश को दिया है, वो इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधार लाने के लिए, पटरी पे आने में बहुत बड़े मददगार साबित होने वाला है। तो कोरोना काल को मानते हुए हम ये मानते हैं कि हमने जितना काम किया था वो कोरोना को लड़ने के लिए, देश की जनता, प्रदेश की जनता को बचाने के लिए, उसके साथ साथ हम धरातल पर अपनी योजनाएं लेकर के आए हैं, और कम से कम अपना एजेंडा हमने डिक्लेयर कर दिया, क्लियर कर दिया कि हम इन योजनाओं पर आगे आने वाले 4 सालों में काम करने जा रहे हैं। सुखबीर जी, आपको लगता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र रहा है जिस पर सरकार ने कहीं से भी शुरुआत नहीं की है
या आपको कुछ बहुत इसमें कमी नजर आई है? शुभेंदु जी, कृषि क्षेत्र को छोड़ करके सर, क्योंकि उस पर काफी शुभेंदु जी, मैं तो किसी बात पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। जब ये अपना न्यूनतम कार्यक्रम एजेंडा ही पेश नहीं कर पाए जिसकी ये बात कर रहे हैं, तो फिर इनसे अपेक्षा क्या रखनी? 365 दिन का समय बहुत ज्यादा होता है। ये आईवास करने की कोशिश कर रहे हैं, सारा का सारा कोरोना पे ये ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। हकीकत ये है कि देखिए, कोरोना के समय में इनको अपना एजेंडा सेट करने में क्या दिक्कत आ रही थी? निसंदेह समन्वयता का अभाव है और इनके पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई बात है। ये सिर्फ बरगलाने की, झूठ लूट की राजनीति कर रहे हैं। अनेक जो भ्रष्टाचार इन्होंने 12 महीने में फैलाया है, देश प्रदेश सब देख रहे हैं। इनको आने वाले समय में जवाब मिल जाएगा। चलिए, ठीक है। बात तो ये पूर्णतः विफल रहे। ठीक है, दलबीर जी जरा जवाब दे दीजिए। बार बार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर ही वो सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले आपका साझा कार्यक्रम तो पता चले ना, तभी तो हम आगे बात करेंगे कि सरकार की पॉलिसी ये है, आगे ये कदम उठाएंगे। जी शुभेंदु भाई, दोनों पार्टियों घोषणा पत्र आने वाले 5 साल में कोशिश करेंगे पूरे के पूरे लागू किए जाएं। हम ये प्रदेश की जनता से जो वायदे करके आई दोनों पार्टियां, ये हम कोशिश करेंगे सारे के सारे लागू हों। और दूसरी बात, इनेलो के मेरे छोटे भाई सुखबीर जी, आप हमारी बुराई करते रहे, हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। आप बताते रहो हमने क्या करना है, हम करते रहेंगे। ये घोषणा पत्र भी आपका लागू करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। फसल जैसे खरीदी है ऐसे आप बोलते रहे, हम काम करते रहेंगे। हम तो आपका आभारी हैं आपके इस बात के, आप हमें जागरूक करते हैं, हम तो आपके आभारी हैं। प्रदेश की जनता के सामने आप अपना प्रदेश की जनता खुशहाल है मेरे भाई, बहुत खुशहाल है, और खुशियां देंगे, और खुशियां देंगे। प्रदेश की जनता खुशहाल है। 365 दिन में पूर्णतः विफल हो चुके। सच्चाई ये है, जब आप अपना एजेंडा पेश नहीं कर पाए हो, एजेंडा क्लियर है मेरे भाई। घोषणा पत्र को लागू करेंगे 75%। 5 तारीख को आपको 75% नौकरियां, सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा, हरियाणा में लागू होने जा रहे हैं। नहीं, आप गलत बयानी करते हैं। चलिए ठीक है। ये जो योगेश जी, मैं भारत भूषण जी की बात से कोविड वाले मामले में हरियाणा से तो सहमत हूं। हरियाणा ने तो उसे खूबसूरती से लड़ा है, हरियाणा में तो कंट्रोल किया है। लेकिन जहां तक सेंटर की बात है, सेंटर ने हाईली अनप्लान्ड तरीके से वो लगाना और लोगों को परेशानी होना, हरियाणा का, क्योंकि प्रवासी हरियाणा का बंदा बाहर था ही नहीं ना, तो जो ऑल ओवर इंडिया जो उन्होंने एकदम ऐसा स्टेप ले लिया जी, कल से ही ये और परसों से ये, रात से ही अपने घर में बैठो, वो एक ऐसा माहौल तैयार हो गया था कि लोग बड़े परेशान हुए उस दौरान। अब ये मानेंगे या नहीं मानेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन हरियाणा उससे बहुत खूबसूरती से लड़ा। इससे मैं 100% सहमत हूं। दिल्ली बॉर्डर से 2 लाख गाड़ियां आती हैं दिल्ली से, ठीक है, और उनको कंट्रोल कर लेना। हालांकि उस दौरान हमारे बेचारे जो जवान वहां पे खड़े होते हैं, पुलिस वाले बेचारे, उनको भी कोरोना हुआ और परेशानियां भी हुई, बिना चाय पानी के वो वहां पे खड़े रहे, पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। इससे मैं 100% सहमत हूं। लेकिन सेंटर का जो स्टेप था वो ड्रास्टिक स्टेप था, जो मुझे लगता है कि एकदम ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि जैसे पता नहीं क्या हो गया देश में, सब कुछ खतरे में, सब मरेंगे। तो अभी ये अगर देखा जाए 1 साल का कार्यकाल, तो उतना ज्यादा समय नहीं मिला है, लेकिन जितना मिलना चाहिए था। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन यहां पर मनोहर सरकार के जो दूसरा कार्यकाल है, उसमें 1 साल किस तरीके से रहा, सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने क्या कामकाज किए, उसको लेकर के हमने यहां पर बात की है। लेकिन जरा आपको एक सवाल जो कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपके सामने रखा था, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। सवाल ये कि क्या आप गठबंधन सरकार के 1 साल को बेमिसाल मानते हैं? जवाब आपको देना था, जरा आप देख लेते हैं कि आप सभी की तरफ से जवाब क्या दिया गया। यानी कि हाँ में 17% लोगों की तरफ से जवाब दिया गया और 83% लोगों की तरफ से ना में इस पर अपना जवाब दिया गया है। लेकिन ये आप सभी को तय करना है, क्योंकि ये शुरुआत है, इसमें बहुत सारे कारण भी रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियां रही हैं, जिसको सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने जिस तरीके से देखा है, और आने वाले समय में क्या सरकार करती है उसको लेकर के भी नीतियां